दोस्तों 15 दिसंबर साल 2023 कानपुर की एक अदालत है और इस अदालत में एक केस चल रहा है। इसमें एक दंपति कटघरे में खड़े हुए हैं, उसका एक भतीजा खड़ा हुआ है, उसका एक दोस्त खड़ा हुआ है और कोर्ट की तरफ से जो फैसला आता है, कोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये जो दोनों दंपति खड़े हुए हैं, इनके ऊपर 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना और इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साथ में इसका जो भतीजा है उसके ऊपर 45,000 रुपये का जुर्माना और उसको भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साथ में उसका जो दोस्त खड़ा हुआ है उसको भी 45,000 रुपये का जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब जैसे ही दोस्तों इसी 15 तारीख को जब कोर्ट ये फैसला सुनाता है तो इस कोर्ट की जो सुनवाई थी और उसका जो फैसला था उसकी गूंज पूरे कानपुर में फैल जाती है और पूरे कानपुर में तरह तरीके की बातें होने लगती हैं, क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, जो 4 आरोपी थे उन्हें उम्र कैद का फैसला सुनाया था। और दोस्तों जिस घटना में, जिस क्राइम में इन लोगों को ये जो सज़ा हुई, यकीनन दोस्तों आप लोग उसके बारे में सुनेंगे तो आप लोग का जो कलेजा है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने जघन्य जो अपराध किया है उस अपराध की अगर इन्हें फांसी भी मिल जाती तो शायद ही इनके लिए कम होती। तो दोस्तों इस घटना को विस्तार से परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शाहवेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों आप लोगों तक मैं हमेशा क्राइम की घटनाएं पहुंचाता हूं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जब उन पर स्टडी करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि इंसानियत न जाने कहाँ चली गई है और लोग न जाने किस किस तरीके के क्राइम कर रहे हैं। आज की घटना जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ तो मेरा दिल अंदर से बहुत परेशान है, क्योंकि एक ऐसे पति पत्नी जिनको संतान नहीं होती है, उसके बाद में वो किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उसके बाद में वो जो तांत्रिक उनसे कहता है और उसके बाद में वो जो करते हैं, यकीनन वो हैरान करने वाला होता है। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा इस कहानी पे चलते हैं। और दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर और इसी कानपुर का एक गांव लगता है जिस गांव का नाम है घाटमपुर। अब दोस्तों इसी घाटमपुर गांव के अंदर 14 नवंबर साल 2022 को एक बच्ची शाम के समय अपने घर के बाहर अपनी दोस्तों के साथ खेल रही होती है, लेकिन इस लड़की का जो पिता होता है वो उस समय काम पे गया हुआ होता है। अब माँ ये इंतज़ार देख रही होती है कि उसका पति काम से लौट के आए, उससे पहले उसकी बच्ची घर पे आ जाए। लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है, जो माँ है ये अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए निकलती है। जहाँ पर वो बच्ची अपनी सहेलियों के साथ में, अपनी फ्रेंड्स के साथ में खेल रही थी, वहाँ पर उस बच्ची का कोई अता पता नहीं होता है। अब ये माँ एकदम से परेशान, क्योंकि इस लड़की के पिता अभी आए नहीं है, लेकिन माँ अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। इसलिए उस लड़की को उसकी जितनी भी सहेली थी सबके घर ढूंढा जाता है। तो पता चलता है कि वो तो खेल कर चली गई थी, अभी तो हमें नहीं पता वो कहाँ पे। जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जब इस तरीके से सारी सहेलियाँ मना कर देती हैं कि हमने तुम्हारी बच्ची को नहीं देखा, तो ये माँ इतना परेशान हो जाती है कि इसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। इसी बीच में इसका जो पति है वो भी आ जाता है। ये इसके बारे में अपने पति को बताती है और ये पति और पत्नी और परिवार वाले कुछ अन्य लोग मिलकर उस बच्ची को पूरे गाँव के अंदर ढूंढते हैं। जो कोई रिलेशन में था उसके घर ढूंढते हैं, जो कोई फ्रेंड सर्किल में था उसके घर ढूंढते हैं, आस पड़ोस के आसपास कहीं कोई नाला है, कहीं कोई नदी है उसमें देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी नदी वदी में गिर गई है फिर कुछ और। आस पड़ोस के जंगल में भी देखते हैं, लेकिन जो बच्ची थी उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं मिलता है। अब ये परिवार वाले परेशान थे, आखिरकार आधी रात हो जाती है। उसके बाद में ये परिवार वाले सोचते हैं कि सुबह इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाएंगे। लेकिन 14 नवंबर साल 2022 की ये बात थी और 15 नवंबर साल 2020 में अचानक से सुबह सुबह एक व्यक्ति खेतों की तरफ जा रहा होता है और खेतों की तरफ जैसे ही वो जाता है तो देखता क्या है कि कुछ कुत्ते किसी चीज़ को नोच रहे, उसे खचेड़ रहे। जैसे ही उस तरफ बढ़ता है तो इसके तो एकदम से पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो कुत्ते जिस किसी भी चीज़ को नोच रहे थे वो कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं थी, बल्कि वो एक लड़की का शव था। अब जैसे ही ये व्यक्ति देखता है तुरंत उस कुत्तों को भगाता है। उन कुत्तों को भगाने के बाद में उस शव के करीब पहुंचता है। अब जैसे ही शव के करीब पहुंचता है तो उसके तो एकदम से होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो जो शव था ये उसी लड़की का था जो लड़की कल रात गुमी थी। और इस लड़की का एक तरीके से पूरा सीना चाक है, पूरा सीना चीर दिया गया है। इसके सर पर भी कई सारे चोट के निशान हैं, कपड़े अस्त व्यस्त हैं। पूरी डेड बॉडी को एक तरीके से अस्त व्यस्त अवस्था में जब ये आदमी देखता है तो ये तुरंत गांव के अंदर भाग के जाता है, गांव से लोगों को बुलाता है। अब जैसे ही ये बात पूरे गांव के अंदर फैलती है तो उस लड़की के माता पिता भी उस तरफ भागते हैं और पूरा गांव एक तरफ से हजारों की भीड़ उस जगह पर पहुंच जाती है जिस जगह पर वो शव पड़ा हुआ था।
अब जैसे ही वहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं, ये जो माता पिता है ये पहुँचते हैं, इस लड़की के परिवार वाले पहुँचते हैं, तो एकदम से चीख पुकार मच जाती है। और इस लड़की की जो माँ है इसको तो दौरे पे दौरे आते हैं, बेहोशी का आलम हो जाता है, बाप का रो रो कर बुरा हाल होता है। लड़की की जो हालत थी, लड़की की जिस प्रकार से हत्या की गई थी, यकीनन वो इतनी ज़्यादा घातक थी, इतनी ज़्यादा घिनौनी तरीके से उस लड़की की हत्या की गई थी कि जिसे देखने के बाद में वहाँ पर जितने भी लोग थे सबका एक तरीके से होश गुम थे और सब ये सोच रहे थे कि आखिर इस तरीके का क्राइम कौन कर सकता है। मात्र 7 साल की ये लड़की है और इस लड़की ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा होगा। इस तरीके की जब बात होती है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस दोस्तों जब मौके पर पहुंचती है तो सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर पुलिस उस क्राइम सीन पर हर छोटी बड़ी चीज़ को देखती है कि कहीं ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जिससे कातिल का पता चल सके। उसके बाद में आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जाती है, उन बच्चियों से भी पूछताछ की जाती है जहाँ पर ये लड़की खेल रही थी कि किसी के साथ ये गई थी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आया था जो इस लड़की को ले गया हो। लेकिन हर जगह से जो पुलिस को जवाब मिलता है वो यही मिलता है कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद में जो इस लड़की के पिता होते हैं वो पुलिस के पास जाते हैं और 4 नाम लिखित में देते हैं, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। ये जो 4 नाम थे इसमें एक अंकुल था, एक वंशलाल, एक कमल राम और एक बाबू राम और सुरेश जमादार। ये कुछ नाम पुलिस को दिए जाते हैं, लेकिन पुलिस जब अपनी पूरी तहकीकात करती है, पुलिस जब पूरी इन्वेस्टिगेशन इस केस में करती है तो इन चारों के चारों नाम को पुलिस क्लीन चिट दे देती है। अब मामला एकदम से परिवार वाले सोचते हैं क्या हुआ, अब क्या करा जाए, कातिल कौन है। इसलिए पुलिस अपने तरीके से अब छानबीन शुरू करती है और बहुत ही सख्ती से पुलिस इस पूरे केस में बहुत ज़्यादा एक्टिव रही। और उसके बाद में पुलिस जब अपनी छानबीन करती है तो इस छानबीन में पुलिस कुछ ऐसा पाती है कि जिसको सुनने के बाद में दोस्तों उस समय पूरे गांव के अंदर एक हलचल सी मच गई। दरअसल पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है। इसमें पहला व्यक्ति परशुराम और दूसरी उसकी पत्नी सुनैना। अब परशुराम और सुनैना से जब पूछताछ की जाती है तो कुछ चीज़ें पुलिस के सामने आती हैं। उसमें 2 नाम और आते हैं। इसमें अंकुल जो कि परशुराम का भतीजा है और अंकुल का एक दोस्त है वीरन। इन 4 लोगों से पुलिस पूछताछ करती है। जो अंकुल और वीरन थे ये पुलिस से बचने की भी कोशिश करते हैं। उसके बाद में पुलिस इनकी टेस्ट भी कराती है, उसमें ये जो आरोप था इनके ऊपर सिद्ध हो जाता है। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है, पूछताछ में पुलिस की छानबीन में जो चीज़ें सामने आई, ये कहानी शुरू होती है लगभग 19 साल पहले से। जो परशुराम है ये अपने घर से तो ठीक ठाक था, लेकिन जब इसकी शादी की उम्र होती है तो इसके परिवार वाले इसके लिए लड़की ढूंढते हैं। जब परिवार वाले इसके लिए लड़की ढूंढते हैं तो पास ही में रहने वाली सुनैना नाम की लड़की से इसका रिश्ता तय हो जाता है। जब रिश्ता तय हो जाता है तो परशुराम काफ़ी खुश, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू होने वाली थी। उसके बाद में जो सुनैना है ये शादी कर अपने पति परशुराम के घर आ जाती है। उसके बाद में जो परशुराम था ये अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता। सुनैना ने भी घर में हर बहू का हर फर्ज निभाती और अच्छे तरीके से रह रही थी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय गुजरता है परिवार के अंदर एक बात चलती है, क्या कोई खुशखबरी है, क्या आंगन में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है या नहीं। और इसी तरीके के सवाल अब परशुराम और सुनैना से भी होने लगे। जब इन लोगों से इस तरीके के सवाल होने लगे, शादी का 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक इनको कोई बच्चा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी। इसलिए ये परेशान होकर अब डॉक्टर्स का रुख करते हैं। जब डॉक्टर्स का रुख करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट कराते हैं, काफ़ी ज़्यादा इलाज कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इन संतान का सुख था वो इन्हें मिलता नहीं है। अब ये जो लोग थे ये झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं। और इसी बीच में इस गाँव के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर पर अक्सर तांत्रिक का जो आना जाना है वो लगा रहता है। अब उसी मंदिर पर एक तांत्रिक आता है, जिस तांत्रिक से परशुराम की मुलाकात होती है। परशुराम बेचारा जिसका कोई बच्चा नहीं था, शादी को 19 साल का समय गुजर चुका था और हर तरफ कोशिश करके हार गया था, हर तरफ हाथ पैर मार लिए थे। अब इस तांत्रिक से ये अपने दिल का हाल बताता है, अपने दिल में जो इसके दर्द था उस दर्द को बयां करता है। तो वो जो तांत्रिक था इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। तांत्रिक कहता है कि दरअसल तुम्हारे नसीब में बच्चा तो है, लेकिन उस बच्चे के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो ये परशुराम है, ये कहता है कि अपने बच्चे को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये अपनी पत्नी सुनैना को बताता है, सुनैना को भी तांत्रिक के पास लेके जाता है। अब ये दोनों पति पत्नी उस तांत्रिक से पूछते हैं कि बताइए हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा ये सारी चीज़ें हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो जो तांत्रिक है वो जो इन्हें एक प्लान बताता है वो यकीनन हैरान करने वाला था। उस तांत्रिक की क्या मानसिकता थी, वो क्या चाहता था, इस बारे में तो नहीं पता। लेकिन वो तांत्रिक इन दोनों से कहता है कि दरअसल तुम्हें एक नाबालिग लड़की के साथ में पहले तो उसको उठाना होगा, उसका जो कलेजा है उस कलेजे को लेके आना होगा, उस पर मैं कुछ झाड़ फूँक करूँगा, उसके बाद में तुम्हें उस कलेजे को खाना पड़ेगा। अब ये पति पत्नी ये तो ये सोच कर एकदम से मना कर देते, इस तरीके का तांत्रिक इस तरीके का क्राइम हमसे करवाएगा, किसी के बच्चे को मार कर अगर हमें बच्चा पैदा हुआ तो फिर क्या हुआ।
लेकिन ये परशुराम और सुनैना जो थे ये इस जघन्य अपराध को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में जो परशुराम है ये अपने भतीजे अंकुल से मिलता है और अंकुल से ही मिलने के बाद में उससे कहता है कि उसे एक नाबालिग बच्ची चाहिए और उसके लिए जितने पैसे लगेंगे वो तुम्हें देगा। अंकुल जो है अपने दोस्त वीरन को ये बात बताता है और अंकुल और वीरन अपने चाचा के लिए ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों 14 नवंबर साल 2022 को एक जो बच्ची थी जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, उस बच्ची को जो बहलाते हैं फुसलाते हैं दोनों अंकुल और वीरन, और उस बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं। अपने साथ ले जाने के बाद में उस लड़की को तन्हाई में ले जाने के बाद में उसको पकड़ते हैं, उसके साथ में मारपीट करते हैं और उसके बाद में उस लड़की से दुष्कर्म करते हैं। और दोस्तों उससे जब तक हैवानियत करते हैं कि जब तक इनका मन नहीं भर जाता है। और जब ये उसके साथ में बलात्कार कर लेते हैं, उसका रेप कर लेते हैं, मासूम सी बच्ची के साथ में दुष्कर्म कर लेते हैं, अपना असली चेहरा दुनिया को दिखा देते हैं, उसके बाद में ये उस बच्ची को उस तांत्रिक और अपने चाचा और चाची के पास लेके जाते हैं। और वहाँ पे ले जाने के बाद में उस बच्ची की हत्या की जाती है। हत्या करने के बाद में उसका कलेजा, उसका सीना चीर कर निकाला जाता है। उस कलेजे पे झाड़ फूंक की जाती है। उसके बाद में जो पति पत्नी थे ये उस कलेजे को खाते हैं और उसकी डेड बॉडी को किस इस तरीके से चीरते हैं कि जिसको जब पुलिस वाले या फिर कोई आस पड़ोस का गाँव का लोग देख रहे थे तो हर कोई एकदम से पीछे हट जा रहा था, क्योंकि उस डेड बॉडी को देखा ही नहीं जा रहा था। अब दोस्तों उसकी डेड बॉडी को पास ही में गांव में नहर के पास एक खेत में फेंक देते हैं। और 15 नवंबर को एक व्यक्ति जब उस डेड बॉडी को देखता है वो पूरे इलाके में जाकर पूरे गांव के अंदर ही शोहरत कर देता है। उसके बाद में लोग पहुंचते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं, पुलिस पहुंचती है और पुलिस अपनी पूरी छानबीन में उन चार लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की गई थी उनको तो बाइज्जत बरी करती है। लेकिन इन चारों लोगों के खिलाफ जो दूसरे नए नाम आते हैं इनके खिलाफ एक तरीके से सबूत मिल जाते हैं। उसके बाद में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में ये जो पूरा मामला था ये मामला कोर्ट में पहुंचता है। और दोस्तों 14 नवंबर साल 2020 से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। उसके बाद में पूरा मामला कोर्ट में पहुंच गया था और 15 दिसंबर साल 2023 को लगभग 3 साल के बाद आखिरकार इस केस में जो अदालत है वो अपना फैसला सुनाती है। और फैसला ये था कि जो परशुराम और सुनैना है इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, साथ में 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी। उसके बाद में जो अंकुल और वीरन है इनको भी 20-20 साल की उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और इन पे भी लगभग 45-45 हज़ार रुपये का जुर्माना दिया जाता है। बहरहाल दोस्तों जब ये खबर पूरे इलाके में फैल जाती है तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इन दरिंदों के साथ में जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, इसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि भले ही इन लोगों को सज़ा मिल जाए, लेकिन आप लोग देखते हैं कि पिछले कुछ समय पहले नरवली की एक केरला से कहानी आई थी जिसमें एक दंपति ने जवान होने के चक्कर में कई मर्डर कर दिए, उनके कलेजे को, उनके जिस्म के, उनके बॉडी को पार्ट को खा लिया। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कानपुर के अंदर एक मासूम सी बच्ची हंसती खेलती, एक परिवार का फूल, उस फूल को उजाड़ कर ये लोग उसका कलेजा कच्चा ही चबा गए। बहरहाल दोस्तों इन लोगों के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा कि इन लोगों को किस तरीके की सज़ा मिलना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद में जो परिवार वाले होते हैं वो परिवार वाले अदालत के फैसले का सम्मान तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमने 3 साल इंतज़ार किया, अगर इन चारों आरोपियों को फांसी की सज़ा हो जाती तो हमें सुकून मिल जाता। लेकिन इस केस में जो वकील साहब हैं वो कह रहे हैं कि हम इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर से स्टडी करेंगे इसके ऊपर, और अगर इसमें कुछ चीज़ें, कुछ बिंदु ऐसे मिलेंगे तो हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे और इन आरोपियों को फांसी की सज़ा दिलवा के रहेंगे। बहरहाल दोस्तों इन आरोपियों को फांसी की सज़ा मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाए। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं इसमें प्यारे प्यारे जो कमेंट्स हैं, इसमें यूज़र CR7 करके लिखते हैं, भाई पाकिस्तान में अंकल लड़की की शादी से इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो फिर भाई बहन का रिश्ता क्या मायने रखता है। उसके बाद में ज्ञान सिंह जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब रब आपको खूब तरक्की दे, सत श्री अकाल। तो ज्ञान सिंह जी सत श्री अकाल, आप ठीक हैं। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, नाइस प्रेजेंटेशन एवरी टाइम। तो अनुज गोदारा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में वाजिद BLY हैं और ये नाजिश रहमान करके हैं, ये लिखते हैं अल्लाह तुम्हें खूब कामयाबी दे। तो मेरी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये अंकित कुमार का है, लिखते हैं हाय सर हॉरर स्टोरी सुना दीजिए और मेरी एनिवर्सरी है सर आज। तो अंकित कुमार जी जो आपकी एनिवर्सरी है, आपको आपकी एनिवर्सरी की आपको आपकी पत्नी को ढेर सारी बधाइयाँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है AS 617 है और ये लिखते हैं अनिल सालोंकी जी और ये लिखते हैं आखिर में छोटी बेगुनाह बच्चियों को सज़ा इसकी भुगतना पड़ी। उसके बाद में नितिन सिंह है, लिखते हैं सबीर भाई आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो नितिन सिंह जी मेरा नाम सबीर नहीं शावेज़ मलिक है। खैर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में नाजिश रहमान हैं, लिखती हैं शुक्रिया मेरे भाई। तो मेरी बहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नासिर पठान जी हैं जो लिखते हैं नाइस स्टोरी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी है
जो 4 हार्ट्स बनाती हैं। उसके बाद में क्रेजी बाबू फूड हैं, ये लिखते हैं रियली सर आप बहुत अच्छे हैं और आवाज़ भी बहुत अच्छी है, मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। अमित कुमार सिंह बल्लिया से। तो अमित कुमार सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है लिखते हैं, भाई जब ऐसी कहानी सुनाया करो तो उसके कुछ सबूत दिया करो, ऐसे में आप कुछ भी सुना दो ये कोई बात नहीं है आपकी। तो इनका नाम है इशामुद्दीन ऐसे करके इनका नाम है। तो भाई जब मैंने कहानी शुरू की थी उसके बाद उससे पहले मैंने एक पेपर की कटिंग लगाई थी, आप उसको देख लेते। उसके बाद में आप गूगल भी कर सकते हैं। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन पाकिस्तान। सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी से। सुबोध कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में साबिर अली हैं, लिखते हैं सर कल के मेरे पूरे कमेंट्स को आपने नहीं पढ़ी, फिर मेरे लिखने का क्या फ़ायदा। तो साबिर अली जी मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा हो इसलिए मैंने कमेंट्स आधा पढ़ा हो, लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा कि आपके पूरे कमेंट्स पढ़े जाएँ। उसके बाद में रजनी है, लिखती हैं गुड नाइट स्वीट ड्रीम। तो गुड नाइट जी। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है प्रकाश राज जी का है, लिखते हैं ये कहानी उस्मान सैफी भाई ने सुनाई थी, आज फिर से आपकी आवाज़ में सुनाऊँ। तो पहले तो प्रकाश राज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डेली कमेंट्स करते हैं, लेकिन उस्मान सैफी साहब ने जो कहानी सुनाई थी वो पुरानी थी और जो मैंने सुनाई है ये लेटेस्ट है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है सुनील त्यागी जी का है, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। उसके बाद में धर्मेंद्र टाइम्स कमेंट्स करते हैं प्यारा सा। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, नाइस प्रेजेंटेशन एवरी टाइम। तो ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो आप लोगों ने कल के दिन किए थे। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो भी आप लोगों को, मेरा जो एफर्ट था, मेरा जो सुनाने का तरीका था, ये आप लोग को पसंद आया होगा। कोई गलती है कोई खामी है वीडियो में आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। और आप लोग ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें, मैं आपके जो भी कमेंट्स हैं ये अपने वीडियोस में लेता रहूँगा, क्योंकि इससे हमारी जो फैमिली फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही है, और जो फैमिली बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन रहा है, फाउंडेशन नहीं। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल के दिन एक फिर से एक क्राइम की स्टोरी के साथ में, एक ऐसी कहानी के साथ में जिसे सुनने और सुनाने से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि इस तरीके के क्राइम करने के बाद में इंसान जो सोचता है कि वो बच के निकल जाएगा वो बच नहीं पाता। इसलिए इंसान को हमेशा क्राइम से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।